guys, my name is Altamas Haseen. Hope you all will be fine. Today my topic is physics in relation to other branches of science. You know, I have already told you that physics is the most fundamental science. I mean to say, without physics, other branches of science cannot make any progress. मैं फिर से बोल दूं कि फिजिक्स सबसे बेसिक साइंस है. बिना फिजिक्स के जो दूसरे साइंस है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स और मैथ के बीच में क्या रिलेशन है. फिर मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है. फिर मैं बताऊंगा कि फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है. और मैं लास्ट में बताऊंगा कि फिजिक्स और अदर साइंस के बीच में क्या रिलेशन है. तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि फिजिक्स और मैथ के बीच में क्या रिश्ता है. तो आपने क्लास 10 में साइंस में आपने पढ़ा होगा मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, या फिर आपने पढ़ा होगा f = r/2. तो ये है क्या? मैथ है. तो मतलब साफ है कि जो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. और एक बात आपको हर हाल में याद रखना है कि फिजिक्स एंड मैथ आर क्लोज फ्रेंड्स. दैट मीन्स वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं. दे मूव साइड बाय साइड. और आपको एक बात याद रखना कि अगर आपके पास मैथ का नॉलेज नहीं है, तो कोई भी लॉज हो नेचर में, उसको आप ना डिस्कवर कर सकते हैं, ना आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ना ही उसको आप समझ सकते हैं. तो विदाउट द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स it is not possible to discover any laws of nature. It is not possible to understand any laws of nature, and also it is not possible to explain the laws of nature. तो बिना मैथ के आप ना ही कोई नियम को खोज सकते हैं, ना ही उसे समझा सकते हैं, और ना ही उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो मतलब साफ है कि आपको कोई भी लॉज ऑफ नेचर अगर डिस्कवर करना है तो आपको उसके लिए मैथ का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है. अब मैं आपको बता दूं कि किताबों में लिखा रहता है कि फिजिक्स इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट टूल टू रीच देयर कंफर्टेबली. दैट मीन्स व्हाट? जैसे कि मान लीजिए अगर आपको किसी पिकनिक पे जाना है, तो आप सिर्फ ड्रीम देखने से पिकनिक पे नहीं पहुंच जाएंगे. आपको रास्ता पता लगाना होगा, आपको गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा. तो ये जो गाड़ी है, ये जो रास्ता है, ये आपका मैथ है. मतलब अगर आपको कोई भी लॉज ऑफ नेचर को डिस्कवर करना है तो उसके लिए आपको मैथ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ का जब नॉलेज होगा तभी वो लॉज ऑफ नेचर को आप एक्चुअली में डिस्कवर कर सकते हैं. और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स F = G m1m2/r². तो मतलब साफ था कि न्यूटन जी को मैथ का नॉलेज था. तो मैथ के नॉलेज होने की वजह से उन्होंने ये जो लॉज हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर कर पाए. अगर उनके पास इसका नॉलेज नहीं होता तो वो फिर डिस्कवर नहीं कर सकते. तो ये बात भी आपको याद रखना है. और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो भी बच्चे वो अगर फिजिक्स को चूज कर रहे हैं तो उनको मैथ और फिजिक्स के बीच का जो रिलेशन है उन्हें पता रखना चाहिए, उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए चूज करने से पहले. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में क्या रिश्ता है. तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी. तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, और जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़ा उतने क्लोज नहीं होते हैं जितना सॉलिड में होते हैं, और जो गैस के होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं. मतलब काफ़ी दूर पे होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं. तो आप उस दौरान आपको ये बताया गया कि सॉलिड में
जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें सॉलिड से थोड़ा कम होता है, और गैस में तो ये सबसे वीक होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये फोर्स पर आधारित है, मतलब यहाँ पर फोर्स का कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो मतलब साफ है कि यहाँ पर भी फिजिक्स आ गया। तो मतलब यहाँ पर साफ है कि जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो फोर्स इस्तेमाल हुआ उसके यूज से हम लोग सॉलिड, गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। इसी तरीक़ा से आपने ये भी जाना होगा उसी चैप्टर में कि जो सॉलिड होते हैं उसके डेंसिटी सबसे ज़्यादा होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, और जो गैस होते हैं उनके सबसे कम होते हैं, और जो आपके लिक्विड होते हैं उनके बीच के होते हैं। तो ये जो डेंसिटी है ये भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि एटम जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर बनते हैं। तो ये जो एटम को जोड़ने का काम जो करता है, या मॉलिक्यूल को जोड़ने का जो काम करता है, दैट इज आल्सो ए फोर्स। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स का आ गया। तो मतलब साफ है कि जो केमिस्ट्री है उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच का रिलेशनशिप। तो जब आपको हार्ट का प्रॉब्लम होता होगा, मतलब अगर आपको जानना कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा होता, तो फिर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर आपको आपका बीपी चेक करता है। मतलब वहाँ पर बीपी का मशीन होता है, और वो जो बीपी का जो मशीन है वो प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और ये जो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स का ही पोर्शन है। मतलब साफ है कि जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट, जो प्रेशर है, उस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से हम हमारा हार्ट कैसे काम करता है वो जान ले रहे हैं। मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई बोन में फ्रैक्चर है, हड्डी अगर कहीं पर फ्रैक्चर होने का चांस है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी हड्डी टूट चुकी है, तो वहाँ पर भी पता लगाने के लिए आप क्या करवाते हैं, जाकर के आप एक्सरे करवाते हैं। दैट मीन्स आप एक्सरे भी जो है वो फिजिक्स का पोर्शन है, जो कि मैंने आपको क्लासिकल फिजिक्स में बता दिया था कि जो एक्सरे का जो खोज है वो हेनरी रोएंटगन ने किया था 1895 में। तो यहाँ पर भी जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजी से लिंक हो रहा है। इसके अलावा मैं अगर बता दूं, अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ है और या फिर आपको कैंसर है, तो उसको भी ठीक करने के लिए आपका हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कि गामा रे या फिर अल्ट्रावायलेंट रे का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका जो बायोलॉजी है और जो फिजिक्स है रिलेट हो रहा है। तो मतलब साफ है कि जो बायोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी फिजिक्स का यूज है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स और अदर साइंस के बीच का क्या रिलेशन है। तो जान लें कि जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अदर और भी जो साइंस जो मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो वो साइंस कौन कौन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो आपको मटेरियल साइंस है, जियो फिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है, कम्युनिकेशन है, इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल फिजिक्स है। तो ये सब जो अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस है, यहाँ पर भी जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के अलावा ये सब जो साइंस जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर से प्रूफ हो रहा है कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक एंड कर रहा हूँ, और मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पे होगा। तो it's time to say all of you goodbye, meet you again, love you all.